नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस के.एल. स्वामी। दोस्तों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले वो लेक्चर अवश्य देखें। क्यों कि ये बिल्कुल उसी लेक्चर के आगे की बातें आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, याद रहे डिस्क्लेमर आपको मैंने पहले लेक्चर में भी दिखाया था कि हम पढ़ रहे हैं जनन तंत्र और इसका केवल और केवल उद्देश्य है आपके ज्ञान में वृद्धि करना, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के रिगार्डिंग पॉइंट्स पढ़ाना या आपको जागरूक करना। इसको सामाजिक ताने बाने या लड़का लड़की के हिसाब से ना देखें। तो दोस्तों, हम वापस से चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था नर जनन तंत्र के बारे में, हमने दोस्तों नर जनन तंत्र की बातें की थी कि नर जनन तंत्र का जो हिस्सा है, मुख्य या प्राथमिक जननांग किसको कहा था? वृषण को कहा था। सहायक जननांग में हम अधिवृषण और शुक्रवाहिनी की बात की थी। सहायक जनन ग्रंथियों की हम बात करें, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर या बल्बोयूरेथ्रल की बात की थी। और बाह्य जननांग शिश्न के बारे में हमने बताया था। जैसा कि मैंने डायग्राम पूरी तरीके से आपको स्पष्ट किया था और हमने बात की थी कहां कहां कौन सी चीज स्थित है। जो जो हमने पढ़ लिया मैं एक बार सुपरफिशियली आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। दोस्तों, हमने कहा था कि नर जनन तंत्र है, ये श्रोणी वाले भाग में पाया जाता है और उदर गुहा से बाहर की तरफ एक थैली नुमा पाउच में। दोस्तों, हमने क्या कहा? उदर गुहा से बाहर की तरफ थैली नुमा पाउचों में दोस्तों एक जोड़ी वृषण या संख्या में कितने? 2 पाए जाते हैं। इस थैली को वृषण कोश कहा था और इनको क्या कहा था? वृषण कहा था। दोस्तों, मैंने कहा था शरीर से बाहर क्यों मिलते हैं, इनका उद्गम कहाँ होता है, इनको कितना तापमान चाहिए, शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। फिर हमने बात की थी कि वृषणों में दोस्तों किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण हुआ कहाँ? वृषण में। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी कहां बना था? वृषण में। इज इट क्लियर और नो? दोस्तों, जैसा कि हम बात करना चाहें, यहां से हमने यहां से बात की थी कि वृषण में शुक्राणु बने। शुक्राणु बनने के बाद कहां परिपक्व कहां हुए? अधिवृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में हो गया, परिपक्व कहां पे हो गए? अधिवृषण में हो गए। ये बात हम यहां से कर सकते हैं। यहां वृषण में तो क्या बने भी? शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। अधिवृषण में क्या हो गए? परिपक्व हो गए। ये बात हम यहां से कर सकते हैं। फिर हमने क्या बात की थी? परिपक्व होने के बाद शुक्राणु किसमें चले भी? इसका नाम क्या था? शुक्रवाहिनी। तो ये बात भी हमने कर ली थी। तो शुक्रवाहिनी तक की सभी बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम देखना चाहेंगे शुक्रवाहिनी से ये शुक्राणु कहां चलते हैं। थोड़ा स्पष्ट डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, देखना भी। हम यहां से बात करना चाहें वृषण, वृषण से कहां गए? अधिवृषण। फिर ये कौन थी? शुक्रवाहिनी। और ये शुक्रवाहिनी दोस्तों कहां पे जाके एंड हो रही है? शुक्राशय के पास। तो आज हमारा मुद्दा रहेगा शुक्राशय को पढ़ना। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि यहां से शुक्राणु आए और इस मूत्र वाहिनी पर से घूमकर दोस्तों कौन आई? शुक्रवाहिनी। और कहां पे आ गए? अब शुक्राशय में। इज इट क्लियर और नो? तो देखते हैं शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल क्या होता है। इसको हम यहां से 1 बाय 1 देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। याद रहे ये क्या है? एक प्रकार की जनन ग्रंथि है। हमने बोला था जनन ग्रंथियों में किन किन को शामिल किया था? शुक्राशय को, प्रोस्टेट को और बल्बोयूरेथ्रल को। तो हमने कहा एक प्रकार की क्या है? जनन ग्रंथि है। ये ग्रंथि है। अगर हम संख्या की बात करना चाहें तो दोस्तों हम यहां से देख सकते हैं, संख्या में हम कहें शुक्राशय दोनों तरफ मिल रहे हैं दोस्तों। तो शुक्राशय एक जोड़ी या संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये बात हम यहां से लिखना चाहेंगे। तो इनकी जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है? 2 होती है। या हम बात करें 1 पेयर, जोड़ी कितनी होती है? 1 होती है। इज इट क्लियर और नो? हम बोले कि जो ये शुक्राशय है, यहां का इसका जो मुख्य काम क्या होता है? एक तो हम यहां से कहेंगे शुक्राणुओं को
संग्रह, स्टोरेज एंड पोषण, न्यूट्रिशन मिलता है। दोस्तों यहां पे शुक्राणुओं का संग्रह भी होता है और शुक्राणुओं को यहां क्या मिलता है, पोषण मिलता है। अब पोषण मिल रहा है तो पोषण के लिए एक विशेष प्रकार की चीज है यहां पे दोस्तों, पोषण के लिए एक विशेष कार्बोहाइड्रेट है, एक विशेष शर्करा है, एक विशेष कार्बोहाइड्रेट या जो शर्करा की हम बात कर सकते हैं वो पाई जाती है दोस्तों क्या, फ्रक्टोज। क्या भाई, फ्रक्टोज शर्करा। तो दोस्तों हम यहां से बात करेंगे कि जो फ्रक्टोज शर्करा हमारे मनुष्य शरीर में हम बात करें तो केवल और केवल दोस्तों फ्रक्टोज शर्करा जो है सीमन में देखने को मिलती है, वीर्य में देखने को मिलती है, और वो स्रावित कहां से होती है, शुक्राशय से। तो हमने कहा विशेष प्रकार की कार्बोहाइड्रेट मिलती है, एक शर्करा मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। तो हमने कहा जो फ्रक्टोज है ये शुक्राणु का क्या है भी, ईंधन है। फ्रक्टोज है ये शुक्राणु का फ्यूल है, शुक्राणुओं का क्या है भी, ईंधन है, शुक्राणुओं का ईंधन है। यहां इनको क्या मिलेगा भी, कहीं ना कहीं पोषण देखने को मिलेगा, पोषण प्राप्त करेंगे। और हम बात करें कि जो शुक्राशय है और क्या कर रहा है भी, शुक्राशय है जो वीर्य या सेमाइनल जो प्लाज्मा होता है, वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग है जो कौन बनाता है, यहां पे हम बात करें वीर्य का 60 से 70% भाग कौन बनाता है, शुक्राशय में निर्माण होता है, शुक्राशय बनाता है। इज इट क्लियर और नो? दोस्तों देखिए हमने कहा जो शुक्राशय होते हैं संख्या में कितने रहेंगे, 2 या जोड़ी बोले तो 1। ये एक प्रकार की जनन ग्रंथि है, यहां शुक्राणुओं का स्टोरेज होगा अर्थात शुक्राणुओं का स्पर्म का संग्रह होगा और यहां न्यूट्रिशन मिलता है। अरे भाई सेना के जो लड़ाकू हैं इनको यहां पे पोषण मिल रहा है कि भाई आगे चल के ये सेना के जो जवान है ये कूच करने वाले हैं, जो स्पर्म है जो इनको यहां पे तैयार किया जा रहा है, इनको पोषण दिया जा रहा है यहां पे। तो दोस्तों हमने बोला और कौन सी शर्करा, विशेष प्रकार की शर्करा जिसका नाम हमने क्या बोला, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो ये कौन था भी, यहां से हमने बात की शुक्राशय। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक बार हमने कहा शुक्राशय। अब शुक्राशय से दोस्तों यहां पे अब ये नलिका जाके कहां जुड़ेगी, प्रोस्टेट वाले भाग पे। याद रहे आपको मैं बता दूं, वैसे हमने इसका नाम दिया था इजिकुलेटरी डक्ट, हायर लेवल पे पूछा जा सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मूत्राशय का, जो आगे चल के मूत्र मार्ग है वो भी वहीं पे जाके जुड़ रहा है, और ये इजिकुलेटरी डक्ट बोल दें या शुक्राशय से आने वाली नलिका जहां पे जुड़ रही है वहां पे एक विशेष प्रकार की ग्रंथि है जिसका नाम क्या है दोस्तों, प्रोस्टेट। इस डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां पे देखिए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा होगा। इस जगह पे आने के बाद दोस्तों हमने कहा ये देखिए ऊपर से ये भी यहीं पे मिल रहा है, और इसी स्थान पर जो आपको देखने को मिल रही है इसको हमने क्या कहा, ये त्रिकोणाकार जो है इसको बोला प्रोस्टेट। क्या कहा इसको, यही क्या है दोस्तों, प्रोस्टेट, पौरुष ग्रंथि इसको कहा जाता है। इज इट क्लियर और नो? तो यहां से हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, देखते हैं। तो अभी हमारी हेडिंग है दोस्तों प्रोस्टेट। प्रोस्टेट या पौरुष ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि। दोस्तों हमने क्या बोला कि मूत्र मार्ग के जंक्शन पे भी देखो, एक तो पहले तो हम बात करें जैसे वृषण भी कितने थे, 2 थे, एक जोड़ी थी, सभी पेयर में थे, वृषण भी पेयर में थे, अधिवृषण भी एक जोड़ी थी। शुक्राशय की हम बात करें तो दोस्तों शुक्राशय भी एक जोड़ी, शुक्र वाहिनी भी एक जोड़ी, सभी के सभी पेयर में थे, जोड़े में थे, युग्मित थे। लेकिन ये कैसा है, अयुग्मित। कैसा है भी, अयुग्मित, मतलब पेयर नहीं होता, अनपेयर्ड। कैसा है ये, अनपेयर्ड है भाई, अर्थात संख्या कितनी है इसकी, केवल 1 है। कितनी है भी, केवल 1 है। डन है क्या, ये बात हम करेंगे। कहां देखने को मिला है भी, जहां पे हम बात करें मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा व भी शुक्राशय से जो नलिका आ रही है, शुक्राशय से आने वाली नलिका इजिकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पर,
नलिका के जंक्शन पर, संधि स्थल पर, ऐसा ही है। तो ये मूत्र मार्ग के ऊपर कैसा है भाई, हम बात करें त्रिकोणाकार है, त्रिकोणाकार, या हम हार्ट शेप्ड भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों, त्रिकोणाकार है, या हम इसको हार्ट शेप भी बोल सकते हैं, हार्ट शेप। इज इट क्लियर और नो? अब हमसे पूछा जाए कि यार ये प्रोस्टेट है, ये काम क्या करता है? दोस्तों प्रोस्टेट से भी सीमन का कुछ भाग बनता है। अगर मैं बात करूं यहां से प्रोस्टेट की, हम बात करें प्रोस्टेट, इससे वीर्य या सीमन का, वीर्य या सीमन का लगभग हम बात करें यहां से 10 से 20% जो भाग है कहां बनता है, प्रोस्टेट बनाती है। दोस्तों प्रोस्टेट जो बना रही है, इसमें हम बोले क्या डालती है, ये कैल्शियम, क्या डालती है दोस्तों, कैल्शियम, और दोस्तों यहां पे फॉस्फेट भी देखने को मिलता है, फॉस्फेट और सिट्रिक अम्ल। अरे वीर्य में मिलने वाले जो ये हैं कैल्शियम, जो है वीर्य में मिलने वाला कैल्शियम, ये कौन डालती है, प्रोस्टेट डालती है। सिट्रिक अम्ल भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हमने कहा वीर्य का लगभग 10 से 20% भाग कौन बनाती है, प्रोस्टेट बनाती है। इज इट क्लियर और नो? ये चीज हम यहां से देख सकते हैं, तो याद रहे। अब दोस्तों एक विशेष प्रकार की प्रोस्टेट से रिलेटेड एक बात मैं बता देता हूं, ये किसके ऊपर पाई जा रही है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये देखना यहां पे प्रोस्टेट जो है दोस्तों मूत्र मार्ग के ऊपर देखने को मिल रही है। यहां से हम बात करना चाहें जैसा, तो दोस्तों देखना ये मूत्र मार्ग के ऊपर मिल रही है कौन, प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट में कई बार क्या होता है, प्रोस्टेट में वृद्धि होने लगती है बुढ़ापे में चल के, इसमें जैसे जैसे वृद्धि होने लगती है तो मूत्र मार्ग के ऊपर प्रेशर आता है और जो मूत्र त्यागने में दिक्कत आती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं रुक रुक कर पेशाब करने लगता है, रुक रुक के दोस्तों मूत्र त्याग करने लगता है। दोस्तों कई बार बुढ़ापे में लोग बता भी नहीं पाते हैं और उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, रात को बार बार उठ उठ के टॉयलेट कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो उसकी वजह क्या है, प्रोस्टेट में वृद्धि के कारण दोस्तों मूत्र त्याग में क्या हो जाती है, भी दिक्कत हो जाती है। तो हम यहां से बात करें प्रोस्टेट में वृद्धि के कारण, प्रोस्टेट में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण मूत्र त्याग में, मूत्र त्याग में मूत्र त्याग में परेशानी होने लगती है, परेशानी होने लगती है। दोस्तों वैसे ही बेसिकली कम मिलता है, ओल्ड एज में देखने को मिलता है। प्रोस्टेट में वृद्धि कब होती है भी, ओल्ड एज में, जिससे भी रुक रुक के पेशाब आने लगता है। तो ये भी बात अपन यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहां से बात की, जो प्रोस्टेट जो होती है इसको पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। ये अनपेयर्ड अर्थात संख्या में कितनी होगी, एक होगी। और दोस्तों हम यहां से गए मूत्र मार्ग पर, और शुक्राशय से जो नलिका निकली थी इजिकुलेटरी डक्ट, उनके जंक्शन पे मिल रहा है, त्रिकोणाकार होती है। और ये वीर्य का दोस्तों लगभग 10 से 20% भाग बनाती है। कैल्शियम जो मुख्यतः कैल्शियम, फॉस्फेट और सिट्रिक अम्ल कहीं ना कहीं किस में मिलाती है, वीर्य में मिला देती है। और हमने कहा कि जब प्रोस्टेट में वृद्धि होने लगती है तो कहीं ना कहीं मूत्र त्याग में परेशानी होने लगती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। अब दोस्तों यहां से हम बात करें, अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने यहां से कहा अब कौन है भी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन है भी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो दोस्तों यहां से हम देखते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बल्बो यूरिथ्रल, यूरिथ्रल ग्लैंड या ग्रंथि, इसी को बोला जाता है काउपर ग्रंथि। क्या बोला जाता है, काउपर ग्रंथि। दोस्तों ये क्या है, अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या कितनी होती है, संख्या बिल्कुल वापस से ये क्या होती है भी, पेयर में होती है। आपको दोस्तों यहां से मैं बात करूं, देखिए
बल्ब के समान जोड़े के रूप में देखने को मिल रही है क्या, तो इसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। तो संख्या कितनी होती है, 2, अर्थात 1 पेयर होता है। कैसे भी बल्ब के समान दिखती है, भी कैसे दिखती है, बल्ब के समान दिखती है। काम क्या करती है इसके बारे में हम यहां से बात करें तो दोस्तों बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है ये एक क्षारीय पदार्थ निकालती है। कैसा पदार्थ निकालती है, यहां से हम बोले एक क्षारीय पारदर्शी रंगहीन पदार्थ का स्राव करती है। रंगहीन पदार्थ का क्या करेगी भी, स्राव करती है। अब ये हम बात करें कि ये रंगहीन पदार्थ का जो स्राव है ये कब होता है, थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं न कहीं जब संभोग की क्रिया होने वाली होती है तो उसके जस्ट पहले जानकारी रहे दोस्तों, जानकारी रहे, मैं आपको बता दूं यहां से जानकारी रहे, ये जो मार्ग है दोस्तों मूत्र का और जनन का कॉमन मार्ग है क्या, हां, तो हमने इसको क्या बोला था, मूत्र जनन मार्ग। अब याद रहे दोस्तों इस मार्ग की हम बात करना चाहें मूत्र जनन मार्ग की तो थोड़ा स्पष्ट करूंगा मैं। मूत्र जनन मार्ग, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो था, यहां पे यूरेथ्रा की हम बात करें, ये कॉमन मार्ग होता है। तो दोस्तों हमने कहा इस मार्ग की हम कहें, इसमें से दोस्तों मूत्र भी निकलता है क्या, हाँ, मूत्र त्याग के समय दोस्तों मूत्र यहीं से निकलता है। तो जो मूत्र होता है, मूत्र जो यूरिन होता है, मूत्र की पीएच कितनी होती है आप सबको पता है, कितनी भी, 6 पीएच होती है। अर्थात ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है भी, अम्लीय। इज इट क्लियर और नो। तो दोस्तों अम्लीय माध्यम से अगर संभोग के समय अगर इधर से ही शुक्राणु गए तो शुक्राणु नष्ट होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो जो अभी अभी हमने बात की कि ये जो ग्रंथि है बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है आपको जो तो दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, एक क्षारीय पदार्थ डालती। कैसा, तो हम यहां से कहें कि जो क्षारीय पदार्थ आएगा भाई बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का, बल्बो यूरिथ्रल का क्या निकलेगा, यहां से क्षारीय पदार्थ, और ये क्षारीय पदार्थ इस अम्लीय पदार्थ से मिलकर इसको क्या कर देगा भी, उदासीन कर देगा। तो कहीं न कहीं इस मार्ग को उदासीन करने के लिए बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि संभोग से जस्ट पहले एक चिपचिपा एक पारदर्शी पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है। दोस्तों ऐसा होता है जनरली, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते रहते हैं कि सर मेरे को एक प्रॉब्लम है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही मेरे जो पेनिस के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। दोस्तों ये कोई मतलब बुरी घटना नहीं है, ये सभी में होता है। तो हम यहां से बात करें तो ये चिपचिपा जो पदार्थ है ये किसका स्राव है, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव है। तो हमने यहां से बात की, कहीं ना कहीं हम बात करेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि एक क्षारीय पारदर्शी रंगहीन पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है। तो ये जो स्राव की हम बात करना चाहें यहां से, ये कैसा है, एक तो हमने बोला मूत्र मार्ग को क्या करता है, उदासीन करता है। हम यहां से कहेंगे मूत्र मार्ग को उदासीन करता है, उदासीन करता है। इज इट क्लियर और नो। और दूसरा भी सिसन के हम बात करें, सिसन के ऊपरी हिस्से पर ये आ जाता है। तो जब संभोग क्रिया होनी होगी तो मादा की योनि को कहीं न कहीं चिपचिपा बनाएगा, या मादा की योनि को जो पेनिस की एंट्री के लिए आसान बनाता है। तो मूत्र मार्ग को उदासीन करता है तथा योनि में सिसन के प्रवेश को आसान बनाता है। सिसन या पेनिस की एंट्री, सिसन के प्रवेश को आसान करता है, आसान करता है। तो दोस्तों ये था कहीं न कहीं हम बात करें बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां से हम बात करें, भाई उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो हमने बात की थी वो तो अभी तो गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। हमने यहां से बात की बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, तो ये याद रखेंगे क्या है इसके स्राव का रीजन क्या था। अब हमने तीनों ग्रंथियां यहां पे देखी हैं दोस्तों 1 बाई 1। क्या क्या हमने देखा, शुक्राशय से हमने देखा,
प्रोस्टेट हमने देखा और बल्बो यूरिथ्रल हमने देखा। हमने कहा तीनों मिलकर दोस्तों किसको तैयार करती है, सीमन को। तो लगभग 60 से 70% कौन बनाती है, शुक्राशय। और लगभग हम बात करें यहां से 10 से 20% कौन बनाती है, प्रोस्टेट बनाती है। और हम यहां से बात करें 1 से 5% तक लगभग कौन बनाती है, बल्बो यूरिथ्रल बनाती है। तो ये जो है ये सीमन को किसका निर्माण करने में है, वीर्य का क्या करवाती है, निर्माण करवाती है। इज इट क्लियर और नो, बात समझ में आ रही क्या? हाँ दोस्तों, अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है जो वीर्य को कहीं ना कहीं दूधिया रंग भी देती है। दोस्तों अतिरिक्त जानकारी मैं दे देता हूं, प्रोस्टेट के जो अन्य कार्य हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि के जो अन्य कार्य हैं भी, जो वीर्य का जो मिल्की रंग होता है, मिल्की या दूधिया रंग, ये कौन देता है, दूधिया रंग। और वीर्य में दोस्तों हल्की जो वीर्य की स्मेल होती है, सीमन की जो स्मेल होती है, सीमन की जो स्मेल होती है, ये गंध ये भी देती है। इज इट क्लियर और नो। और हम यहां से बात करें वीर्य को पतला भी करती है कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये अतिरिक्त जानकारी है, आप चाहो तो जानकारी में रख सकते हो। तो हमने यहां से बात की है। तो ये थी तीनों जनन ग्रंथियां, शुक्राशय हमने देखा, प्रोस्टेट हमने देखा, और दोस्तों बल्बो यूरिथ्रल। 1 बाय 1 आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे इस बात को। देखिए भी, शुक्राशय एक जनन ग्रंथि है, संख्या में 2 होती है। यह हमने कहा था क्या, पेयर के रूप में मिलती है। शुक्राणुओं को संग्रह और पोषण यहां पे मिलता है। एक विशेष प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। ये शुक्राणु के लिए ईंधन का कार्य करती है, फ्रक्टोज शर्करा। हमने कहा था लड़ाकू यहां पे तैयार रहेंगे और वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाती है। फिर हम बात करें प्रोस्टेट या पोरुस ग्रंथि की, हमने बात की थी, ये अनपेयर्ड रहेगी। सभी क्या मिली थी, जोड़ी के रूप में, बाकी ये कैसी मिल रही है, अनपेयर्ड रहेगी, संख्या में केवल 1 है। और ये कहां पे मिल रही है, हमने बात की त्रिकोणाकार होती है। और इसकी हम बात करना चाहें, ये वीर्य का 10 से 20% भाग बनाती है। वीर्य में क्या मिलाएगी, कैल्शियम मिलाती है। याद करें दोस्तों, सीमन के साथ कैल्शियम भी बाहर निकलता है। तो वीर्य में दोस्तों किसकी हानि होती है, कैल्शियम की हानि होती है। और प्रोस्टेट की अगर वृद्धि हो जाए तो मूत्र त्याग में या बुढ़ापे के समय दोस्तों मूत्र त्याग में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। वैसे पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर भी मोस्ट कॉमन है, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर भी देखने को मिलता है। हमने यहां से बात की थी कि प्रोस्टेट से रिलेटेड और कुछ जो बातें थी, हमने कहा था कि ये मिल्की जूस बनाती है, सीमन की गंध देती है और वीर्य को पतला भी करती है। फिर हमने बात की बल्बो यूरिथ्रल की, संख्या में 2 रहेंगी, बल्ब के समान होती है, पारदर्शी रंगहीन और क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय क्यों बोला था, क्योंकि उदासीन करेगा मूत्र जनन मार्ग को, और मादा की वेजाइना के लिए शिश्न के प्रवेश को क्या करता है, आसान बनाता है। अर्थात योनि में क्या करता है दोस्तों, लुब्रिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन। इज इट क्लियर और नो, अरे डन है क्या। तो ये बातें हमने यहां से देखी। तो अब हम दोस्तों डायग्राम पे आते हैं एक बार। तो दोस्तों हमने ये बात यहां से देख ली बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि की। अब हमारा कहीं ना कहीं मानस रहेगा कि हम देखें भी पेनिस के बारे में। दोस्तों मूत्र जनन मार्ग की बातें हमने यहां से कर ली है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं मूत्र जनन मार्ग की। मूत्र जनन मार्ग की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये मैं क्यों बता रहा हूं, एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि नर और मादा में मूत्र जनन मार्ग किसका बड़ा होता है। दोस्तों मादा में मूत्र जनन मार्ग बिल्कुल स्ट्रेट होता है, छोटा सा होता है। और पुरुष में इस बाह्य जनन मार्ग की, इस बाह्य जनन जो अंग है शिश्न या पेनिस की वजह से मूत्र जनन मार्ग दोस्तों कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हम यहां से बात करेंगे कि पेनिस की वजह से, तो हम कहेंगे पुरुष में क्या रहता है, बड़ा बजाय किसके, मादा के। तो दोस्तों पुरुष में जो मूत्र मार्ग है ये क्या होता है, बड़ा होता है बजाय किसके, जो मादा के। ये भी अतिरिक्त जानकारी हम एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन यहां से ध्यान में रख सकते हैं।
अब हमारा मानस है दोस्तों पेनिस के बारे में पढ़ना, सेशन के बारे में पढ़ना कि आखिर ये पेनिस क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे बाह्य जनन इंद्री पेनिस के बारे में। बाह्य जनन अंग, बाह्य जनन अंग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम कहते हैं सिस्न या पेनिस कहा जाता है। याद रहे दोस्तों, सिस्न या जो पेनिस क्या है, एक बाह्य जनन अंग है, ये हम बात कर सकते हैं। विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है, ये विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है, विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है। और वो विशेष प्रकार के उत्तक कौन होते हैं? स्पंजी उत्तक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? स्पंजी उत्तक। और यहां से हम बात करें इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इनमें उत्तेजना आएगी। क्या आएगी दोस्तों? उत्तेजना। कैसे आएगी इस बात को हम स्पष्ट करेंगे। तो विशेष प्रकार के स्पंजी या इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ पेनिस होता है। क्यों भाई? सामान्य अवस्था में दोस्तों हम बात करें क्या रहता है? सामान्य अवस्था में लूज रहता है, सुस्त रहता है। सामान्य अवस्था में सुप्त या हम बात करें यहां से सुप्त या क्या रहेगा? लूज रहता है, लूज रहता है। लेकिन दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कहीं ना कहीं पेनिस क्या हो जाता है भी? कहीं ना कहीं हम बात करें संभोग के समय, संभोग के समय टाइट हो जाता है। टाइट बोल दें या दोस्तों हम यहां से बात करें इरेक्ट, कड़ापन आ जाता है इसमें। संभोग के समय इरेक्शन आ जाता है, कड़ापन आ जाता है। और हम पेनिस की हम बात करें, लेंथ की हम बात करना चाहें दोस्तों, संभोग के समय जो पेनिस होता है, पेनिस की जो लेंथ होती है ये लगभग दोस्तों हम यहां से बात करें 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है। याद रहे दोस्तों, अलग अलग भौगोलिक परिवेश के कारण, जैसे हम बात करें भी चाइना में है तो चाइना में पेनिस की जो लेंथ होती है काफी कम होती है, इंडियंस की कॉमन लेंथ होती है। हम यहां से बात करें जो साउथ अफ्रीकन नाइजीरिया कंट्री में पेनिस की लेंथ थोड़ी एक्स्ट्रा मिल सकती है। तो ये भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से, या दोस्तों हम जेनेटिकली बात करें अनुवांशिक रूप से इस पेनिस की लेंथ जो है लंबाई वेरी करती है, अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। जानकारी रहे, कुछ लोग एक दुर्भावना से ग्रसित होते हैं पेनिस की लंबाई को लेकर, या तो दोस्तों वो ऐसे कुछ लिटरेचर ऐसे पढ़ रहे होते हैं जिनसे उनका ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, या कुछ तथाकथित कुछ लोग बेवकूफ बना रहे होते हैं। याद रहे पेनिस की लंबाई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। क्यों? कि वेजाइना की जो लेंथ होती है, वेजाइना की जो लेंथ होती है, योनि की वेजाइना की लेंथ होती है 7 से 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मोस्ट कॉमन जो है सभी की जो हम पेनिस की लेंथ की बात करें, सभी की पेनिस की लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होती है। तो इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। जब वेजाइना की लेंथ मैक्सिमम इतनी है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस की लेंथ मैटर नहीं करेगी। तो इस बात के लिए ग्रसित ना हो। हम यहां से बात करें दोस्तों पेनिस की स्ट्रक्चर के बारे में, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। दोस्तों ये क्या है? मूत्र जनन मार्ग है। क्या है? मूत्र जनन मार्ग, कॉमन मार्ग है। इसकी बात की थी हमने, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, या इसको क्या कहा था? यूरेथ्रा कहा था। और ये दोस्तों पेनिस के अंदर से होता हुआ डायरेक्ट बाहर आके खुलता है। जिस जगह आके खुलता है उसको कहा जाता है यूरिथ्रा मेटस। क्या कहा जाता है? यूरिथ्रा मीटस। याद रखो तो भी अति उत्तम है, ना याद रखो तो कोई बात नहीं। याद रहे नर के अंदर मूत्र और जनन का कॉमन छिद्र होता है, दोनों का छिद्र कॉमन होता है, उसको यूरिथ्रा मेटस कहा जाता है।
अब मैं यहां से कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देने वाला हूं दोस्तों, सुनना। कहीं ना कहीं शिश्न का जो आगे वाला भाग है ये कुछ फूला हुआ रहता है। शिश्न का आगे वाला जो हिस्सा है कुछ फूला हुआ रहता है। इस फूले हुए अगर हिस्से की हम बात करना चाहें, इसे कहा जाता है शिश्न मुंड। क्या कहा जाता है? शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस। क्या कहा जाता है? ग्लांस पेनिस। इज इट क्लियर और नो? हमने कहा ये किसकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं? शिश्न की या पेनिस को हम पढ़ रहे हैं। पेनिस में हमने क्या देखा कि जो पेनिस का आगे वाला सिरा कुछ फूला हुआ रहता है उसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। मूत्र मार्ग की हमने बात की। सुनना आप दोस्तों, पेनिस के ऊपर ऊपरी वाले सिरे पर ऐसे एक त्वचा पाई जाती है। यह बाहरी एक त्वचा का क्या पाया जाता है? फोल्ड पाया जाता है। इस जो बाहरी जो त्वचा का जो फोल्ड पाया जाता है इसको हिंदी में तो बोलते हैं अग्र त्वचा। क्या बोलते हैं? अग्र त्वचा। या इसको बोला जाता है दोस्तों प्रीप्यूस। क्या कहा जाता है? प्रीप्यूस। या इसको फोर स्किन कहा जाता है। हमने क्या बोला? शिश्न के आगे वाले सिरे पर, अग्रिम सिरे पर त्वचा का फोल्ड पाया जाता है, उसे अग्र त्वचा, फोर स्किन या प्रीप्यूस कहा जाता है। याद रहे दोस्तों, अलग अलग कुछ धर्मों में इसकी मान्यताएं हैं, लेकिन मैं इसका कुछ साइंटिफिक रीजन आपको बता देता हूं। मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, इसमें इसको काट दिया जाता है। किसको भी? पेनिस को नहीं काट दिया जाता है। किसको? अग्र त्वचा को, इस फोर स्किन को हटा दिया जाता है। इसको सरकमसीजर बोलते हैं। सरकमसीजर मतलब इसको काट देना। इस त्वचा को हटा दिया जाता है। ठीक है भी? हाँ जी, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों अतिरिक्त जानकारी मैं आपको देना चाहूं, क्या होता है इस वाले भाग पर जहां पे त्वचा है, इस त्वचा के जस्ट नीचे यहां वाले भाग में दोस्तों कभी कभी एक सफेद पदार्थ जमा हो जाता है। उस सफेद पदार्थ को कहा जाता है स्मेग्मा। क्या कहा जाता है? सफेद पदार्थ को कहा जाता है स्मेग्मा। स्मेग्मा। और ये स्मेग्मा जो पदार्थ है, इससे कई बार संक्रमण होने का क्या रहता है? खतरा होता है। इन्फेक्शन होने का क्या होता है? भी खतरा होता है। तो दोस्तों ये स्मेग्मा जो पदार्थ होता है, इससे कई बार क्या होता है? ये त्वचा यहाँ पे चिपक जाती है, भयंकर बदबू होती है, और दोस्तों संक्रमण होने का क्या रहता है? खतरा रहता है। तो जो हम बात करें लैंगिक संचरित जो रोग हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, उनका होने का खतरा होता है। तो इस वजह से यहां पे प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसको अच्छे से कहीं ना कहीं वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। तो ये बात भी हमने यहां से बता दी, किसकी भी? अग्र त्वचा या फोर स्किन की। मेरे ख्याल से आप ये बात अच्छे से याद रख पाएंगे। इज इट क्लियर और नो? अब दोस्तों मैं यहां से बात बताता हूं कि भी पेनिस में जो है इरेक्शन किस टाइप से होता है, पेनिस में टाइटनेस क्यों आती है, उस चीज के बारे में अगर हम बताना चाहें यहां से। इरेक्शन कैसे होता है, अतिरिक्त जानकारी है, मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देता हूं। दोस्तों ये एनलार्ज किया हुआ डायग्राम है, इसको कोई अदरवाइज ना ले। और याद रहे, अगर किसी ने भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी फाउल बातें डाली तो उसका कमेंट मैं ब्लॉक कर दूंगा। यह आपको समझाने की दृष्टि से बनाया गया है। तो दोस्तों हमने यहां पे बात की पेनिस में क्या होता है। पेनिस में रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। जैसे हम बात करें धमनी और सिराओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। पेनिस में धमनी और सिराओं का जाल पाया जाता है। और हमने कहा था जैसा कि विशेष प्रकार का कैसा उत्तक देखने को मिलता है? स्पंजी उत्तक देखने को मिलता है। तो ये बात हम करेंगे यहां से। ठीक है, ये आपको पता है विशेष प्रकार का स्पंजी उत्तक होता है। सिरा धमनियों का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। अब होगा क्या, किसी भी प्रकार का स्टिमुलस या उद्दीपन मिला, कैसे? या तो कोई चीज ऐसी बात सुनकर, कोई भी देखो भाई लैंगिक आकर्षण मतलब मादा के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण की बातें सुनकर, या किसी प्रकार के ऐसे टच की वजह से, स्पर्श की वजह से, या दोस्तों ऐसा कुछ भी जो हम बात करें वीडियो या पोर्नोग्राफी देखने की वजह से, वीडियो रेफ्लेक्स, किसी भी प्रकार का उद्दीपन हो देखने से, सुनने से या टच की वजह से, या दोस्तों
हम यहां से बात करें संभोग की इच्छा की वजह से क्या होता है, इस पेनिस में ब्लड भरने लगता है। क्या होगा दोस्तों, ब्लड भरने लगता है। ब्लड भरने लगता है, जो हमारी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, धमनियां फैलने लगती हैं, धमनियां फैलने लगती हैं, धमनियां फैलने लगती है। इसको बोला जाता है वैसोडाइलेशन। क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन। मतलब धमनियां फैलने लगेंगी, और जैसे जैसे धमनी फैलेगी दोस्तों, जाहिर सी बात है ब्लड क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ब्लड ज्यादा आने लगेगा, और जैसे जैसे ब्लड ज्यादा आएगा, मैंने क्या कहा था, स्पंजी उत्तक है। स्पंजी उत्तक में दोस्तों छोटे छोटे क्या होते हैं, कोटर होते हैं। अरे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, साइनस पाए जाते हैं। छोटे छोटे दोस्तों कोटर पाए जाते हैं, जिनमें क्या भरने लगेगा, ब्लड भरने लगेगा। और जैसे जैसे ब्लड भर रहा है, वैसे वैसे दोस्तों पेनिस की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। हम बात करें एनलार्जमेंट हो जाएगा पेनिस, कहीं ना कहीं दोस्तों पेनिस की साइज बढ़ने लगेगी। पेनिस की साइज बढ़ेगी, पेनिस में दोस्तों कड़ापन, आई मीन टू से स्ट्रेंथ बढ़ेगी दोस्तों, टाइटनेस बढ़ेगी, टफ हो जाएगा, टाइटनेस बढ़ेगी, हम बोलेंगे हार्डनेस बढ़ेगी, हार्ड हो जाएगा पेनिस दोस्तों। ये बात की। अब क्या होगा कि जैसे जैसे पेनिस टाइट हो रहा है, और दोस्तों ब्लड वापसी नहीं जाएगा, क्या होंगी, जो वीन होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। सिराएं दोस्तों ब्लड को वापस नहीं ले जाएंगी, तो पेनिस क्या हो गया, अभी टाइट हो गया। अब क्या होगा, संभोग के समय की मैं बात बता रहा हूं दोस्तों। अब संभोग का जैसे ही टाइम आएगा, तो उस समय क्या होने वाला है कि जैसे हम बात करें, ये क्या भी पेनिस है, और पेनिस का आगे वाला सिरा, जिसको क्या बोला था, शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस, और इस ग्लांस पेनिस वाले हिस्से की हम मैं बात करूं, यहां से ग्लांस पेनिस वाले हिस्से पर क्या पाई जाती है दोस्तों, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं। तो यहां पे क्या मिलेंगी, तंत्रिकाएं। तो इस तंत्रिकाओं पे दोस्तों जैसे ही या तो अप्राकृतिक मैथुन हो, मैस्ट्रिब्यूशन जिसको बोलते हैं, अप्राकृतिक मैथुन हो, या दोस्तों मादा की योनि के अंदर रगड़ हो। तो जैसे जैसे या तो हथेली की रगड़ हो या मादा की योनि की जब रगड़ होगी, तो दोस्तों यहां से क्या जाएंगे, उद्दीपन जाएंगे। क्या जाएंगे दोस्तों, उद्दीपन। तो हमने कहा जैसे जैसे ग्लांस पेनिस की रगड़ होगी, तो दोस्तों उद्दीपन जाएंगे, और उद्दीपन जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, ऑर्गाज्म, अंतिम अवस्था पे जैसे ही व्यक्ति पहुंचता है, चरम अवस्था पे जैसे ही व्यक्ति पहुंचता है, तो उस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं दोस्तों क्या रिलीज होता है। हम यहां से बात करें, हमने बोला ऑर्गाज्म, ऑर्गाज्म मतलब दोस्तों अंतिम क्षण, क्लाइमैक्स, चरम या क्लाइमैक्स को बोलते हैं। क्लाइमैक्स के समय, क्लाइमैक्स के समय वीर्य स्खलित होता है। क्या होता है, वीर्य स्खलित होता है। दोस्तों याद रहे, हमने कहा था कि वीर्य स्खलित होगा कब दोस्तों, चरम अवस्था पर, एक और अत्यंत एक सुखद आनंद की अनुभूति होती है, जैसा कि नेचर ने दोस्तों दिया है। तो हमने यहां से बात की, वीर्य स्खलन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, वीर्य स्खलन को कहा जाता है इजिकुलेशन। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है इजिकुलेशन, इजेकुलेशन। वीर्य स्खलन को क्या कहा जाता है, इजेकुलेशन कहा जाता है। इज इट क्लियर और नो दोस्तों। हमने यहां से और क्या बात की थी दोस्तों, मैथुन जो होता है, मैथुन को हमने क्या कहा था दोस्तों, हमने क्या बोला, मैस्ट्रिब्यूशन। क्या कहा, मैस्ट्रिब्यूशन। ये अतिरिक्त जानकारियां हैं, आप लोग याद रख सकते हैं, मैस्ट्रिब्यूशन। दोस्तों संभोग की क्रिया को कहा जाता है कोपुलेशन। संभोग को क्या बोलते हैं, कोपुलेशन। यह भी पूछा जा सकता है, कोपुलेशन। अतिरिक्त जानकारियां हैं, आप याद रखें। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या कहा जाता है, कौन सा कोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये अतिरिक्त जानकारी है, याद रहे दोस्तों। क्या मैंने यहां से क्या बात की है, हमने कहा जैसे जैसे पेनिस के ऊपरी सिरे की रगड़ होगी ग्लांस पेनिस की, वैसे वैसे उद्दीपन जाएंगे, और तंत्रिका तंत्र से दोस्तों मैसेज आएगा कि हाँ, कि ये चरम अवस्था में पहुंच चुका है। उस समय दोस्तों क्या होगा, वीर्य स्खलित होता है, इजुकुलेट होता है। इज इट क्लियर और नो। तो
तो दोस्तों आप 1 बाई 1 यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं पानी पी लेता हूं। अब दोस्तों यहां से हम बात करने वाले हैं, हमने बोला कि जो सीमन जो रिलीज हुआ है क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वीर्य या सीमन क्या होता है दोस्तों? क्या है? एक दूधिया स्राव है। क्या है ये? दूधिया स्राव है, ऐसा ही है। ये प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय, एल्केलाइन होता है। लगभग दोस्तों इसकी 7.4 या 7.5 क्या होती है? पीएच देखने को मिलती है। किसकी भी? सीमन की। ये हम बात कर सकते हैं यहां से। रंग में कैसा होता है दोस्तों? दूधिया होता है। इज इट क्लियर और नो? पीएच की हमने बात। अब हम बात करेंगे जो सीमन है ये किस किस से मिलके बना होता, कौन इसे बना रहा था? याद करो दोस्तों, सीमन में हम बात करें यहां से, अगर सीमन की हम बात करना चाहें तो इसमें क्या क्या था? शुक्राणु आए थे। कौन आए थे? स्पर्म। अरे इसका तो पूरा हम पढ़ ही रहे हैं, शुक्राणु से तो हमें पूरा पूरा वास्ता है। शुक्राणु आए थे और तीनों ग्रंथियों का स्राव हमने क्या बोला था? सहायक जनन ग्रंथियों का स्राव था। सहायक जनन ग्रंथियों का क्या था? इसमें का स्राव था। बोला था कि नहीं बोला था? तो ये बात हमने यहां से की थी, किसकी भी? सीमन की। सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी थी भी यहां से हम बात करें? शुक्राशय का स्राव था। क्या डाला था शुक्राशय ने? फ्रक्टोज डाला था। हमने बात की थी प्रोस्टेट था। प्रोस्टेट से क्या था भी? कैल्शियम की बात करें, सिट्रिक अम्ल की बात करें, फॉस्फेट की बात करें, यह आया था। और दोस्तों कौन था? बल्बो यूरिथ्रल। तो कुल मिला के इन ग्रंथियों का क्या था? यहां पे स्राव था। याद रख सकते हम। तो ये दोस्तों कौन था भी? सीमन की हम बात कर सकते हैं। डन है क्या? अब यहां से हम बात करें कि भी जो सीमन है इसकी कितनी मात्रा निकलती है। भी हमने बोला वीर्य के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोला हमने? इजिकुलेशन। क्या बोला? वीर्य स्खलन बोला। क्या बोला भी? वीर्य स्खलन। याद रहे, दो टर्म है, इनको भी आपको याद रखना है। एक होता है वीर्य स्खलन और एक होता है इनसेमिनेशन। इसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, इनसेमिनेशन। दोस्तों इसको इजिकुलेशन। क्या फर्क है दोस्तों? वीर्य का बाहर रिलीज होना, वीर्य का बाहर रिलीज होना, बाहर निकलना। लेकिन ये मादा के जनन मार्ग में दोस्तों वीर्य या शुक्राणु का, वीर्य या शुक्राणुओं का मादा के जनन मार्ग में प्रवेश, शुक्राणुओं का मादा के जनन मार्ग में प्रवेश क्या कहलाएगा? जनन मार्ग में प्रवेश क्या कहलाता है? इनसेमिनेशन। दोनों टर्मिनोलॉजी को आपको क्या रखना भी अच्छे से याद रखना है। अब यहां से हम बात करें कि जब वीर्य रिलीज होता है, सीमन जब बाहर निकलता है, तो दोस्तों प्रत्येक बार में मतलब 2 से 5 ml प्रति स्खलन, हम बात करें वीर्य स्खलन, मतलब एक बार जब स्खलित होता है तब 2 से 5 ml मात्रा में निकलता है। वो बात अलग है दोस्तों कि अगर मान लो कंटिन्यूअस संभोग क्रिया कंटिन्यूअस की जा रही तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भाई लगातार दोस्तों हम बात करें, लगातार स्खलित होने पर मात्रा क्या हो जाती भी? कम हो जाती है, कम हो जाती है। और वैसे मैं बात करूं वीर्य की नॉर्मल मात्रा है जो 24 घंटे में क्या हो जाती है? रिकवर हो जाती है। 24 आवर में क्या हो जाती है? रिकवर हो जाती है। वापस से उतनी ही मात्रा में क्या बनने लगता है दोस्तों? सीमन बनने लगता है। तो ये कुछ क्या थी भी? अतिरिक्त जानकारी। अब हमारा मतलब था दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नर युग्मक का निर्माण हमें देखना था। तो दोस्तों वीर्य में क्या मिलेगा? नर युग्मक कौन? स्पर्म या शुक्राणु मिलेगा। तो शुक्राणु की हम बात करें तो ये कितने मिलते हैं, इस बारे में हम कहें तो हम यहां से कह सकते हैं 20 से लेकर 120 मिलियन
प्रति एमएल, 1 ml में कितने मिलेंगे? 20 से लेकर 120 मिलियन प्रति एमएल क्या पाए जाते हैं? स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। याद रहे, अगर मैं बात करूं टोटल, एक बार वीर्य स्खलन में कितना था भाई? 2 से 5 ml। टोटल देखूं तो लगभग 200 से 300 मिलियन एक बार स्खलन में। बात कर सकते हैं कि हम प्रति जो इजिकुलेशन है इसमें कितने मिल सकते हैं? 200 से 300 मिलियन की हम यहां से बात कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां से मैं कहूं कि जो वीर्य में जो शुक्राणु मिल रहे हैं वो सभी के सभी बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं होते हैं, सभी के सभी पूरी तरीके से सही सलामत नहीं होते हैं। कुछ शुक्राणुओं की पूंछ नहीं होती दोस्तों, कुछ कटे फटे होते हैं, कुछ शुक्राणु में ऊर्जा नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं लगभग 40 से 60%, 40 से 60% शुक्राणु क्या होते हैं दोस्तों? शुक्राणु इनके लिए हम देखो सही वर्ड की हम बात करना चाहें, सही सलामत बोल दें, या हम यहां से बात करें दोस्तों ऊर्जावान व गतिशील, गतिशील होते हैं। डन है क्या भाई? ये आप चीजें, ये अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको यहां से दे दी है। तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आप जो सोसाइटी में रहते हैं आपने देखा होगा नर या मादा में कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से संतान नहीं हो पाती। तो मैं थोड़ी सी बातें यहां पे अतिरिक्त जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं कि भी 20 से 120 मिलियन प्रति एमएल में रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम भी हो सकती है क्या? हां, अगर इनकी संख्या दोस्तों हम यहां से बात करें कि 20 मिलियन से कम हो गई, 20 मिलियन प्रति एमएल से अगर स्पर्म क्या हो गए? कम हो गए, तो दोस्तों इस घटना को बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब ओलिगो का अर्थ होता है कमी, शुक्राणुओं की क्या आ गई भी? कमी आ गई, इसको बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। कई बार ऐसा भी होता है कि शुक्राणु तो होते हैं लेकिन शुक्राणुओं में दोस्तों गति नहीं पाई जाती, उसको बोला जाता है नेक्रोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? नेक्रोस्पर्मिया मतलब शुक्राणु में गतिशीलता की क्या होती है भी? कमी, गतिशीलता की कमी। कमी दोस्तों ये भी हो सकता है शुक्राणु बिल्कुल ही ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? एजूस्पर्मिया, उसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया। मतलब शुक्राणु क्या रहेंगे? अनुपस्थित, अनुपस्थित। तो आप ये अतिरिक्त जानकारी है, चाहो तो इनको याद रख सकते हैं। वैसे ये नॉर्मल सामाजिक बातें हैं और आपको जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, नेक्रोस्पर्मिया मतलब शुक्राणु की गतिशीलता का नहीं होना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। अब दोस्तों यहां से हम बात करना चाहेंगे, हमने देखा दोस्तों कि अगर मान लो शुक्राणु बिल्कुल नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है। देखो भाई, शुक्राणु की संख्या वीर्य में बहुत कम हो या शुक्राणु में गतिशीलता ना हो तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, और उससे जैसे मादा बांझ होती है वैसे नर को भी क्या कहा जाता है? स्टेराइल या बंध्य कहा जाता है। इसको हम बोलेंगे पुरुषों में बांझपन। जो पुरुषों में जो बांझपन है, पुरुषों में बांझपन, या इसको बोलेंगे स्टेराइल, स्टेरिलिटी बोलेंगे। दोस्तों कैसे? देखो, या तो शुक्राणु की संख्या में क्या हो भाई? कमी, इसको क्या बोला था? ओलिगो। या तो ऐसा हो, या शुक्राणुओं में गति ना हो, नेक्रो। अरे शुक्राणु में गति नहीं पाई जाए, नेक्रो बोला था। या दोस्तों शुक्राणु हो ही नहीं, शुक्राणु क्या हो भाई? अनुपस्थित हो। शुक्राणु क्या हो भाई? अब्सेंट हो। तो इन सभी बातों की वजह से दोस्तों क्या पाया जा सकता है? बांझपन हो सकता है। इज इट क्लियर और नो? बात समझ में आ रही क्या?
वैसे दोस्तों जितनी भी पुरुषों की जो हम बात करें बंध्यता को दूर करने के लिए जितनी भी जो दवाएं आती हैं उन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ई भरपूर पाया जाता है। जब हम विटामिन पढ़ेंगे तब कहेंगे कि बांझपन का विरोधी होता है, बांझपन को नहीं आने देता कौन सा विटामिन, जो नपुंसकता का बांझपन का नाश कौन करता है, विटामिन ई। डन है क्या दोस्तों? एक पॉइंट और होता है जिसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक होती है नपुंसकता। क्या होती है? नपुंसकता, जिसको बोलते हैं इंपोटेंसी। सुनना भी क्या होता है दोस्तों, कई कई पुरुषों में देखने को मिलता है कि उनके पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, टाइटनेस नहीं आती है। तो दोस्तों यहां से हम बात करें, जो अरे घड़ी में हमेशा क्या बजे रहते हैं, 6 बजे रहते हैं, उनकी घड़ी में कभी भी 12 नहीं बजते हैं, तो हम बोलेंगे उस घटना को क्या बोलते हैं, नपुंसकता, इंपोटेंसी। और ऐसे पुरुष को बोला जाता है, हम यहां से बात करें कि शिश्न में कड़ापन या इरेक्शन, टाइटनेस का नहीं आना, इरेक्शन नहीं होना, इसको क्या बोलते हैं, नपुंसकता। और ऐसे पुरुष को क्या बोलेंगे भी, नपुंसक। क्या बोलेंगे, नपुंसक या इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट, ऐसा देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया कि आरएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, सीरियल में भी क्वेश्चन पूछा गया कि नपुंसकता जो नाशक दवा आती है, या दोस्तों यहां से मैं बात करूं कामोत्तेजक जो दवा आती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट ड्रग आती है, उसमें कौन सा सोल्ट पाया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो दोस्तों एक दवा है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, इसको बोला जाता है कामोत्तेजक दवा। कामोत्तेजक दवा, या इसको बोला जाता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट ड्रग। और इसका जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है व्याग्रा या विग्योरा, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है व्याग्रा। क्या कहा जाता है भी, व्याग्रा। और इसके काम क्या क्या हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहां से। दोस्तों एक तो हमने बोला कि जो व्याग्रा है ये क्या काम करती है, ये टाइटनेस को बढ़ाती है, पेनिस में कड़ापन या इरेक्शन को बढ़ाती है। तो हमने बोला पेनिस में कड़ापन को बढ़ाती है, कड़ापन या टाइटनेस, टाइटनेस को बढ़ाती है। और दोस्तों हम यहां से बात करें, ये शीघ्र पतन का क्या करती है भी, इलाज करती है। क्या है ये शीघ्र पतन, अभी बताता हूं आपको। शीघ्र पतन का इलाज करती है। हां तो दोस्तों क्या होता है, ये जो व्याग्रा जो टैबलेट होती है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सोल्ट पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है। इसमें एक लवण मिलता है, इसमें जो लवण पाया जाता है उसका नाम है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल। सुनना भाई, पहला क्वेश्चन कि कामोत्तेजक दवा या नपुंसकता नाशक या शीघ्र पतन के इलाज में मोस्ट कॉमन कौन सी दवा आती है, व्याग्रा। दूसरा क्वेश्चन कि कामोत्तेजक दवा व्याग्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, उसका नाम क्या है, सिल्डेनाफिल। क्या नाम है दोस्तों, सिल्डेनाफिल। अब ये कैसे काम करती है, इसकी अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही बढ़ता है तो दोस्तों क्या होता है कि जो पेनिस में जो धमनियां थी वो उनका आकार बढ़ जाता है, वैसोडाइलेशन उनको बोलते हैं, धमनियों का आकार बढ़ेगा, वैसोडाइलेशन। मतलब दोस्तों धमनी का आकार बढ़ेगा, धमनियों का आकार बढ़ता है। और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होगा, पेनिस में ब्लड क्या होगा, ज्यादा। और जैसे ही ब्लड ज्यादा आएगा तो टाइटनेस भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इज इट क्लियर और नो? अरे बात समझ में आ रही क्या दोस्तों? शीघ्र पतन किसको कहा जाता है,
कुछ पुरुषों में क्या होता है, जैसे ही पेनिस को मादा की वेजाइना को टच किया जाता है या बहुत ही कम समय में उनका सीमन या वीर्य रिलीज हो जाता है। मैं यहां से बात करूं कि कहीं ना कहीं विद इन सेकेंड्स रिलीज हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, शीघ्र पतन कहा जाता है। तो उसमें ये व्याग्रा टैबलेट का कहीं ना कहीं क्या होता है, उपयोग होता है। सावधान दोस्तों, इस व्याग्रा जो टैबलेट है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा हेडेक होता है। सिर दर्द की जो समस्या है, यहां से हम बात करें, ये मैं आपको बेसिकली मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हेडेक, इसके साइड इफेक्ट हैं भाई। हेडेक, सिर दर्द, तीव्र सिर दर्द होता है इससे। और दोस्तों, रेगुलर की जो परफॉर्मेंस है, रेगुलर सेक्सुअल परफॉर्मेंस, रेगुलर सेक्सुअल परफॉर्मेंस में क्या आती है, कमी आती है। दोस्तों, अगर कोई व्याग्रा टैबलेट का इस्तेमाल करता है तो उसकी कहीं ना कहीं सेक्सुअल परफॉर्मेंस में क्या आएगी, कमी। अर्थात दोबारा अगर रेगुलर ये ले रहा है तो दोस्तों पेनिस में टाइटनेस बिना इस टैबलेट के फिर नहीं आएगा। तो ये एक साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों, ये अतिरिक्त जानकारी थी भाई। चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई। अब दोस्तों, यहां से हम बात करते हैं। मैं जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चंस को यहां से पिकअप कर रहा हूं जो मेरे स्टूडेंट्स लगातार मुझसे पूछते रहते हैं, या मोस्ट कॉमन सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। हाँ भाई, एक तो इसका जो हमने बात की, यहां से जो पेनिस में टाइटनेस की हम बात करें या शीघ्र पतन के इलाज की बात करें, इसका मोस्ट कॉमन सा दोस्तों मैं आपको उपाय बता देता हूं भी। एक तो रेगुलर एक्सरसाइज और योगा किया जाए और अच्छी डाइट रखी जाए। दोस्तों, यहां से हम बात करें रेगुलर एक्सरसाइज और हम बात करें योगा। दोस्तों, डाइट जो है ये दोस्तों अच्छी होनी चाहिए। और हम यहां से बात करें ड्राई फ्रूट्स और दोस्तों नॉर्मल फ्रूट्स का आप अगर अच्छा यूज करते हैं तो इन चीजों का दोस्तों क्या है, नेचुरल इलाज है। और विटामिन ई दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें क्या करता है, मदद करता है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इनका आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब हम यहां से बात करें, कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये एक स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, नॉक्टर्नल इमिशन जिसको कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूं, स्वप्न दोष या जिसको कहा जाता है नॉक्टर्नल इमिशन क्या है दोस्तों। कई बार क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं या तो ऐसा लिटरेचर पढ़ते हैं या ऐसा कुछ वीडियो पोर्नोग्राफी वगैरह ऐसा कुछ देखते हैं, या लगातार वो ऐसे उद्दीपन महसूस कर रहे होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जिनकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो अधिवृषण में क्या शुक्राणु क्या हो रहे थे, परिपक्व हो रहे थे। यहां से शुक्राणु क्या होने लगते हैं, चलायमान होने लगते हैं। और ये शुक्राणु यहां से चलित हो जाते हैं। और जब वो लोग रात को सो रहे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं ये सपने के समय, सोते समय ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संभोग की क्रिया हो रही है और उस समय ये रिलीज हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि युवा उम्र में जिस समय स्पर्म लगातार बन रहे होते हैं तो दोस्तों उस समय ये एक आम सी बात है स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होना। और लगभग महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार हो जाना, तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम रेगुलर हो रही है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और सावधान, जो भी ये झोला छाप और बाबा हकीम जो पुराने पीपल के नीचे, पुराने रेलवे स्टेशन के नीचे वहां देखने को मिलते हैं, इन लोगों से बचें। और दोस्तों लैंगिक जागरूकता का परिचय दें। तो कहीं ना कहीं ये हमारा दोस्तों आज का चैप्टर था। किसी भी चीज को आप अदरवाइज नहीं लेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केएल स्वामी इंस्टीट्यूट चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों यहां से हम बात करें